नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी हम पढ़ेंगे रामविलास शर्मा जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध निबंध नए वर्ष के शुभ संकल्प। इस निबंध में लेखक ने उनके जीवन में अनेक संकल्प करते हैं। वर्ष में 3 बार संकल्प लेते हैं और साल के अंत में पुनः उसे दोहराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो संकल्प करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते हैं और पूरा ना होने के कारण का भी इस निबंध में स्पष्ट रूप से वर्णन करने का लेखक ने प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, रामविलास शर्मा एक प्रसिद्ध आलोचक होने के साथ साथ एक सफल निबंधकार भी रह चुके हैं। रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि वर्ष के आरंभ में हर बार मैं नए संकल्प करता हूँ। मेरा वर्ष भी साल में कई बार आरंभ होता है। नियति देवी ने कृपा करके मुझे अध्यापक बनाया है, इसीलिए वास्तविक वर्ष जुलाई से आरंभ होता है। क्योंकि रामविलास शर्मा एक अध्यापक हैं और उनके लिए वास्तविक वर्ष जुलाई से आरंभ होता है। अध्यापक नवयुवकों का सह शिक्षा के कारण नवयुवतियों का भी चरित्र निर्माण करता है। राजनीति विशारदों की अपेक्षा राष्ट्र के विकास में उसका अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। इस राष्ट्र विकास का पर्व जुलाई में आरंभ होता है। कितने लड़के फेल हुए, अंग्रेजी के ही कारण कितने परीक्षा की दुर्गम घाटी पार ना कर सके। किस प्रकार इन्हें अंग्रेजी शब्दों की सही हिज्जे करना और साधारण वाक्य रचना सिखाई जाए आदि राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण कार्य सामने आ खड़े होते हैं। अंग्रेजी विभाग की शिथिल कार्यवाही के ही कारण, शिथिल यानी कि हम बोल सकते हैं अति निम्न स्तर की कार्यवाही, अंग्रेजी विभाग की शिथिल कार्यवाही के ही कारण विद्यार्थियों का परीक्षा फल ऐसा खराब रहा। इस तरह की कठोर सार्वजनिक भर्त्सना से यदि बच गए तो अपना भाग्य सराहा, क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं अंग्रेजी में ही। और इससे रामविलास शर्मा कहते हैं कि ये सफल अध्यापक तभी बन सकते हैं जब सभी विद्यार्थी पास हो सके, और उन्हें इस चीज़ से बहुत डर लगता था। कहते हैं, पिछले वर्ष विद्यार्थियों ने स्पष्ट या सांकेतिक भाषा में ठीक ठीक अध्यापन कार्य चलाने के लिए जो भी सुझाव दिए थे वे सब आंखों के आगे घूम जाते हैं। मन में इस तरह के संकल्प उठते हैं, इस बार पुस्तक पढ़ने से पहले प्रश्न पत्र जरूर देख लेना। साहित्य के विषय में विद्यार्थियों से ऐसा कुछ ना कहना जो उनकी परीक्षा के लिए नितांत उपयोगी ना हो। इस तरह के शुभ संकल्पों पर चलकर जितने सफल अध्यापक बने उनको मन ही मन प्रणाम करता हुआ मैं घर से कॉलेज की ओर चलता हूँ। यहाँ पे लेखक ने बहुत करारा व्यंग करने का प्रयास किया है कि ऐसे भी अध्यापक होते हैं जो कि साहित्य के विषय में कोई भी विषय की जानकारी उतने ही तक सीमित रखते हैं जहाँ तक परीक्षा के लिए उपयोगी हो, लेकिन एक सफल अध्यापक का काम ये नहीं हो सकता। स्कूलों और कॉलेजों में काफ़ी समय बर्बाद करने के कारण मुझे अनेक अध्यापकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। इनमें जिन अध्यापकों की मुझ पर विशेष कृपा रही वे असफल कहलाने के ही अधिकारी थे। मास्टर रुद्र नारायण एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जिनका चित्र आंकना वृंदावन लाल वर्मा जैसे कलाकार ने आवश्यक समझा, क्योंकि वृंदावन लाल वर्मा जी एक चित्रकार थे। झांसी की सरस्वती पाठशाला में वो हमारे ड्राइंग मास्टर थे। लेखक यहाँ कहते हैं, जितनी ड्राइंग सिखाते थे उससे ज़्यादा वह पहाड़ियों पर चढ़ना, पंजा और कलाई लड़ाना और ना जाने कहाँ कहाँ की गप हाँकना सिखाते थे। वह चित्र निर्माण से अधिक चरित्र निर्माण में विश्वास करते थे। उनकी लंबी नाक छोटे बच्चों को मजाक के लिए सदा उत्साहित करती थी। आंखों से बच्चों की सी शरारत झांका करती थी। वे हमसे उम्र में बड़े हैं, यह पता ही नहीं चलता था। उनके घर से हम वैसे ही परिचित थे जैसे स्कूल से। उनकी क्लास और घर के वातावरण में ज़्यादा अंतर ना था। अच्छा हुआ कुछ दिन बाद मास्टर साहब स्कूल से अलग हो गए, वरना ना जाने कितनों का बंटा ढार कर जाते। तस्वीर बनाने से लेकर दवा फरोशी तक उन्होंने ना जाने कितने पेशे अपनाए, लेकिन अध्यापक की तरह वो हर जगह असफल ही रहे। इसका मतलब
जिनकी बात कर रहे हैं लेखक, वे अध्यापक में भी जब कार्यरत थे तो वो असफल रहे और अनेक पेशे में भी असफल रहे। बाबू गुलाब राय की ही तरह वह भी अपनी असफलताओं पर पुस्तक लिखते तो एक छोटा मोटा महाभारत तैयार हो जाता। लेखकों के सौभाग्य से उन्होंने साहित्य के पेशे को दूर से ही नमस्कार कर दिया। यह व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार बाबू गुलाब राय जी अपनी पुस्तक लिखे हैं मेरी असफलताएं, ठीक उसी प्रकार अगर वृंदावन लाल वर्मा जी भी अगर अपनी एक पुस्तक लिखते तो एक छोटा सा महाभारत तैयार हो जाता। मास्टर रुद्र नारायण मेरे सबसे प्रिय अध्यापक थे। उनके साथ रहते हुए परिश्रम करने का सवाल ही नहीं उठता था। ब्रह्मानंद की तरह जीवन में केवल मनोरंजन था, उसके सिवा और कुछ नहीं। हमारे बिना जाने हुए कहीं चित्र और शिल्प के दो चार संस्कार मन में डाल दिए हो, यह दूसरी बात है। मेरे एक दूसरे आदर्श अध्यापक थे ब्रजभूषण लाल त्रिपाठी। निश्चल नाम से कविता करते थे। पाठ्य पुस्तकों की दुनिया से दूर कविता की जितनी सुंदर सुंदर पुस्तकें थी, उनसे उन्होंने अकाल ही हमारा परिचय करा दिया। रामचरितमानस पढ़ाते पढ़ाते वह ऐसे विहल हो जाते थे कि गला रोंद जाता था और वह अर्थ बताना भूल जाते थे। उस समय मूर्तिमान साहित्य जैसे दिखाई देते थे, कुछ दिन बाद वह भी स्कूल में ना दिखाई दिए। इस तरह के अनेक गुरुजन जीवन में आ चुके हैं। कॉलेज के वर्ष का आरंभ होने के समय उन पर श्रद्धा के फूल चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करता हूँ, मन पर जो शुभ संस्कार आप छोड़ गए हैं उन्हें समेट लीजिए। मुझे अपने विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करने दीजिए। यथाशक्ति इन शुभ संकल्पों पर चलने का प्रयत्न भी करता हूँ, किंतु वर्ष के अंत में सुचारू ढंग से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थियों से जो स्पष्ट सुझाव या संकेत मिलते हैं, उनसे अच्छी तरह पता चल जाता है कि अपने संकल्पों में मुझे कितनी सफलता मिली है। लेखक यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार उनके गुरुजन पढ़ाते थे, उनके साथ जिस प्रकार से पढ़ाई होती थी, सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत किया जाता था। कवि कहते हैं कि आप मेरे जीवन से, उनके गुरु को कहते हैं, आप मेरे जीवन से आप अपना जितने भी मेरे ऊपर संस्कार छोड़ दिए थे उसे समेट लीजिए, क्योंकि अब मुझे अपने विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करना है। और इसी के साथ वो बार बार अपने जीवन में संकल्प करते हैं। दूसरी तरह का वर्ष आरंभ होता है 1 जनवरी को। पहला वर्ष उनका आरंभ हुआ था जुलाई में और ये दूसरे वर्ष जनवरी को। जीवन की सारी कार्यवाही इसी जनवरी दिसंबर वाले कैलेंडर के अनुसार होती है। वातावरण से प्रभावित होकर मैं भी यह अनुभव करने लगा हूँ कि 31 दिसंबर की रात को जैसे कुछ समाप्त हुआ और 1 जनवरी से कोई नई चीज़ शुरू हो रही है। उस समय अपने सामाजिक जीवन की मुख्य कमजोरी याद करके उसे दूर करने का शुभ संकल्प करता हूँ। वह कमजोरी है समय पर पत्रों का उत्तर ना देना, क्योंकि रामविलास शर्मा जी एक आलोचक हैं, पत्र लेखक हैं, इसीलिए उनके पास पत्रों का भंडार होता है और वो पत्र का उत्तर सही समय पे नहीं दे पाते हैं। मुझे पत्र लिखने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है, किंतु इनमें नियमित पत्र व्यवहार करने वाले 2 ही 4 भले मानस हैं। मेरे आलस्य को अपने धैर्य से परास्त करने की क्षमता इन्हीं मित्रों में है। इसका मतलब है कि लेखक जितने भी लेट से पत्र का उत्तर देते थे, उनको देने वाले धैर्यपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेते थे। पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता होती है, उनका उत्तर लिखने में उतना ही कष्ट होता है। इसमें सारा दोष मेरे आलस्य का नहीं है। एक तरह के पत्र लेखक वे हैं जो किसी पुस्तक की भूमिका लिखाना चाहते हैं या उस पर सम्मति चाहते हैं। भूमिका या सम्मति किस तरह की हो, कितने पृष्ठों की हो और किस तरह का प्रभाव डालने वाली हो, बहुधा यह सब वह पहले ही लिख दिया करते हैं। ऐसे मित्रों को पत्र लिखने के लिए पहले उनकी पुस्तक पढ़ना आवश्यक हो जाता है। जिसे मेरी भूमिका या सम्मति दरकार हो, वह पुस्तक किसी नौसिखुए की अनपढ़ रचना होगी। यह धारणा मन को पुस्तक पढ़ने से बार बार रोकती है।
जब तब यह धारणा भ्रांत सी सिद्ध होती है, लेकिन मन को एक बहाना तो मिल जाता है। मतलब लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि उनके मित्रों ने कोई भी जब नई पुस्तक छपाना चाहते हैं तो रामविलास शर्मा को उन्हें उनकी भूमिका लिखना पड़ता है उस पुस्तक की। लेकिन लेखक के मन में एक बहाना बन जाता है कि ये तो नौसिखिए हैं, यानी ये नए नए पुस्तक लिख रहे हैं, तो उनके मन में ये बहाना मिल जाता है ना पढ़ने का। कुछ अन्य पत्र लेखक अपने अध्ययन, शोध आदि के बारे में सलाह मांगने वाले होते हैं। थोड़ी फुर्सत से उनके विषय पर सोच विचार कर लिखना आवश्यक होता है, और फुर्सत की राह देखते देखते इतना विलंब हो जाता है कि फिर उत्तर लिखने में भी संकोच मालूम होने लगता है। मैं केवल अध्यापक नहीं, केवल लेखक नहीं, घर गृहस्थी वाला हजार झंझटों में फंसा हुआ आदमी हूँ। हर नेक काम में 50 बाधाएं उठ खड़ी होती है। नतीजा यह है कि प्रायः हर पत्र में मुझे कैफियत देनी पड़ती है कि पत्र लिखने में विलंब क्यों हुआ है, और कोई कारण न होने पर मैं अपने कृपालु पत्र लेखकों को स्पष्ट सूचित कर देता हूँ कि विलंब का कारण मेरा आलस्य है। हर वर्ष के आरंभ में मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्मरण हो आता है, जिन्होंने आलस्य को हिंदी भाषियों की जाति विशेषता समझकर उसे निर्मूल करने का बीड़ा उठाया था। पद्मावत का संपादन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बिना धोखा खाए पार करना मेरे ऐसे अल्पज्ञ और आलसी के लिए असंभव ही समझिए। यहाँ आचार्य ने अल्पज्ञ तो नम्रतावश लिखा, किंतु आलसी शब्द बहुत कुछ वास्तविकता का द्योतक है। ऐसा न होता तो परिणाम में शुक्ल जी की रचनाएं कुछ अधिक अवश्य होती, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल भी एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। वह हिंदी के आदर्श आलोचक हैं। उनके आलस्य की कल्पना से ही उद्यम के शुभ संकल्प हवा हो जाते हैं। यानी जितने भी आलोचक हैं, साधारण मनुष्य भी हो, उन्होंने कोशिश बहुत करते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, लेकिन उस संकल्प हवा हो जाता है। पुनः उस संकल्प को दोहराने की कोशिश की जाती है। शुक्ल जी को पद्मावत पढ़ने में आलस्य आया था। गोस्वामी तुलसीदास को तो राम नाम जपने में भी इस रोग ने सताया था। लिख गए हैं, जपत जिह रघुनाथ को राम नहीं अलसातो, बाजीगर के सुम जयो खल खे न खातो। संभव है राम का नाम जपने में अपनी तत्परता से संतुष्ट न होकर अथवा केवल अपनी दीनता दिखाने के लिए ही गोस्वामी जी आलस्य की बात लिख गए हो। फिर भी मन से यह धारणा निकालना कठिन है कि आलस्य हिंदी भाषियों की जाति विशेषता रही है और गोस्वामी जी हिंदी भाषियों के सिरमौर है। तीसरा तरह का वर्ष आरंभ होता है मेरे जन्म दिवस पर। उस दिन मैं अध्यापन की बात नहीं सोचता, यानी पढ़ाने की बात नहीं सोचता। पत्र लिखने की चिंता से मन को मुक्त रखता हूँ। सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य का लेखा जोखा देखता हूँ। 40 पार करने के बाद महाकवि निराला किस तरह अपने तरुण जीवन की मधुर कल्पना और उसका सरस वर्णन किया करते थे, उसका रहस्य अब समझ में आने लगा है। अनेक साहित्यिक मित्रों ने मेरे संबंध में अपनी पुरानी कल्पना को जीवित रखा है, यद्यपि उस कल्पना से यथार्थ का कोई संबंध नहीं है। शरीर माध्यम खलो धर्म साधनम, इस मंत्र के पाठ से ही मन को संतुष्ट कर लेता हूँ। मित्रवर अमृतलाल नागर जब मिलते हैं, यह कहना नहीं भूलते हैं कि सकीरी जीवन के 15 वर्ष ही और रहे। जो कुछ साहित्य सेवा करनी हो, इन्हीं वर्षों में कर डालो। कविवर शिवमंगल सिंह सुमन ने सांसों का हिसाब रखने के लिए एक कविता ही लिख डाली। यह सब याद करके मैं शुभ संकल्प करता हूँ कि अब किसी वाद विवाद में ना पड़ूंगा और यथाशक्ति आलोचना भी ना लिखूंगा। तभी किसी न किसी संपादक का पत्र आ टपकता है, लेख भेजो। लेख का अर्थ होता है आलोचना, और संपादकों में से तो बस चल जाता है, लेकिन नया पद के शिव शर्मा जी के तकाजे बिना
कुछ प्राप्त किए बंद होने का नाम नहीं लेते। इधर वह नया पद से के सक्रिय संपादक नहीं है और मैंने आराम की सांस ली ही थी कि भारती के दुर्भाग्य से नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना के संपादक बन गए। एक लेख की तैयारी और लीक भेजने की थकान मिटाने के बाद जब सरस्वती की आराधना के लिए पत्र पुष्प इकट्ठे करता हूँ, तब तक वाजपेयी जी का दूसरा पत्र नए लेख की मांग करता हुआ पहुँच जाता है। आप इससे यह अनुमान ना करें कि संपादकों को मेरे लेख बहुत पसंद आते हैं या उनका आज्ञा पालन करने में मैं बहुत तत्पर रहता हूँ। लेख लिखूं या ना लिखूं, किसी ने लेख मांगा है, इसकी चिंता ही और सब रचनात्मक कार्य बंद करा देने के लिए काफ़ी है। संपादकों के अलावा रचनात्मक प्रतिभा की क्षीण सरिता का जल पी जाने वाले प्रकाशक गण है। उन्हें आलोचना से अधिक साहित्य के अन्य किसी अंग में रुचि ही नहीं है। कोई नई पुस्तक ना मिले तो लेखों का संग्रह ही छापने को तैयार हैं। कई पुस्तकें जिनका श्री गणेश भी नहीं हुआ, उनकी कृपा से इतनी ज्ञापित हो चुकी है कि उन्हें आगे पीछे लिखे बिना निस्तार नहीं। इस तरह अध्यापन, पत्र लेखन और आलोचना में एक वर्ष के बाद दूसरा वर्ष बीतता जाता है। साल में 3 बार 3 तरह के वर्ष आरंभ होते हैं और मैं 3 तरह के संकल्प करता हूँ। वर्ष का अंत होते होते उसी संकल्प को फिर दोहराने की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी पाठक बहुत ही उदार हैं, तुलसीदास के राम से भी अधिक उदार। उनकी उदारता के सहारे जीवन सरिता शुभ संकल्पों की चट्टानें पार करती हुई अपनी सुपरिचित मंथर गति से बहती हुई निर्बाध काल में विलीन हो जाती है। यदि आज के संपादक महोदय मेरे खेद पत्र से संतुष्ट हो जाते तो लेख के नाम पर आपको शुभ संकल्पों के इस कैफियत से व्यथित करने की आवश्यकता भी ना पड़ती। हाँ, दूसरों के शुभ संकल्पों की सफलता के लिए मंगल कामनाएं भेजना मैं कभी नहीं भूलता। नमस्कार।